अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। बिलाखिर जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जाते जाते भी वो इमरान खान के साथ अपनी वफा निभा के गए हैं। आज उन्होंने अपने जो बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन भी फैसला जारी किया है नैब तरमीम को कलअदम करार देते हुए। इसका जो इम्पैक्ट है वो किन किन सियासी जमातों के ऊपर होगा, कौन कौन से सियासी लीडरान के जो केसेस हैं वो दोबारा से री ओपन होंगे, और उसके साथ साथ आगे प्रोसीजर क्या होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बरपा था मिस यूनिवर्स के हवाले से कि पाकिस्तान भी फर्स्ट टाइम जो है ऑफिशियली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो मॉडल्स हैं वो 6 शॉर्ट लिस्ट हुई थी, उसमें से एक को चुना जाएगा मिस पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी मिस यूनिवर्स में। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, इन्होंने क्या अहकामात जारी किए थे आईबी को, और आईबी ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है वज़ीर आज़म को उसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे डॉलर्स की जो रेट है या जो वैल्यू है वो पिछले एक हफ्ते में 32 रुपए कम हुई है, 330 से वापस 298 पे आ चुकी है जो ओपन मार्केट है उसमें। और उसके साथ साथ जो इंटर बैंक का भी रेट कम हुआ है। क्या ये डॉलर की जो गिरावट है ये मसनूई है या हकीकी है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो आज फैसला दिया है अपना। आज उनका आखिरी दिन था बतौर चीफ जस्टिस के, क्योंकि 16 को वो रिटायर हो रहे हैं और 17 को जो है वो नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपना हलफ उठाएंगे। आज क्योंकि वर्किंग लास्ट वर्किंग डे था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आगे हफ्ता और इतवार छुट्टी है, तो इसलिए ये चीफ जस्टिस का ऑफिशियली ये आखिरी दिन था। और आखिरी दिन भी जाते हुए उन्होंने ये जो नैब तरामीम का फैसला कलअदम करार दिया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये पीटीआई की तरफ से पिछले 3-4 दिनों से जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा, लेकिन जितना भी आप देख लें जब से ये बतौर चीफ जस्टिस बने हैं या उससे पहले जब ये जस्टिस साकिब निसार के दौर से जब वो चीफ जस्टिस थे, तब से इमरान खान के जितने भी केसेस आते थे उसमें जस्टिस ये उमर अता बंदयाल हों या जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हों, ये हमेशा हर मुकदमे की जो बेंच होता था बनाया जाता था उसमें ये ज़रूर शामिल होते थे, और हर मुकदमे में इमरान खान को रिलीफ दिया गया, इसमें नो डाउट। आप देखें जब हनीफ अब्बासी की पिटीशन आई थी इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ, किस तरह इन्होंने जो बैलेंसिंग एक्ट, ये उस टाइम सबको मालूम था कि इमरान खान के पास रसीदें नहीं थी, वो बैंक भी बंद हो चुके थे, उसके बावजूद भी एक जो रसीदें जमा कराई गई, एक जो बंद किया हुआ बैंक था उसकी, और उसके बाद इमरान खान को इन्होंने सादिक और अमीन करार दे दिया, जबकि बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर द लाइफ टाइम। तो उस जो बेंच था उसमें जस्टिस साकिब निसार और ये जो उमर अताब बंदयाल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो इमरान खान की जो लिए जो इनकी नवाजिशात थी उमर अताब बंदयाल साहब की, ये कोई ढकी छुपी नहीं है। फिर उसके बाद इमरान खान के जितने भी केसेस आते रहे, जब ये चीफ जस्टिस बने उमर अताब बंदयाल साहब, तो इनका जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास अख्तियारात थे, तो हमेशा से ऐसे बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए गए जो कि हम ख्याल गर्दाने जाते थे, जो कि इमरान खान के के लिए एक फेवरेबल जजेस करार दिए जाते थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं। ये इस तरह के जजेस का बेंच बनाया जाता था ताकि इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनमें से रिलीफ उनको मिल सके। 9 मई के वाक़यात का आपको बखूबी अंदाज़ा है कि जब 9 मई के वाक़यात हुए, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद तोड़-फोड़ की गई, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए, जीएचक्यू तक पर जो है वो हमला किया गया। उसके बावजूद भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को जो है वो ब्लैंकेट रिलीफ़ दिया, उनको ना सिर्फ़ ज़मानतें दी, बल्कि उसके साथ-साथ इन्होंने सरकारी जो मेहमान बना के, सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बना के इनको पुलिस लाइन में रखा गया, इनकी हिफाजत के लिए, इमरान खान की हिफाजत, अपनी हिफाजत के लिए।
تو उस टाइम जो था ये मिलिट्री जो लीडरशिप थी उसको भी गुस्सा था कि किस तरह जो मिलिट्री एक तरफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ये इमरान खान को अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ये बाद में फिर जो भी हालात थे वो आपके सामने हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि ये जो अभी रिलीफ इमरान खान की जो पिटीशन थी नैब तरामीम के हवाले से, क्या इससे इमरान खान या उसमें नवाज शरीफ और दीगर जो सियासी कायदीन हैं उसमें से कौन कौन जो है उनको रिलीफ मिलना था या उससे जो मुतासर होते केसेस, तो जितनी भी मेरी लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि इसमें नवाज शरीफ को कोई इसका जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके केसेस के ऊपर। हाँ, इम्पैक्ट पड़ सकता है तो इमरान खान और जो आसिफ अली जरदारी और ये जो दीगर सियासी कायदीन हैं उनके केसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो नैब तरमीम कल अदम करार दी गई। अब इस ये जो बेंच बनाया गया था, ये 3 रुकनी बेंच था। इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस जो थे ये उमर अता बंदयाल साहब भी उसकी सरबराही कर रहे थे, जबकि उसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये 3 रुकनी बेंच था। जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया उस टाइम भी सब लोगों को मालूम था कि इसका फैसला क्या होगा, 2-1 से फैसला आएगा। वही हुआ, 2-1 से ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो है वो इख्तलाफी नोट दिया है, जबकि उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन ने इन तरमीम को कलअदम करार देते हुए ये अहकाम जारी किए हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये जितने भी केसेस थे वो तमाम अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो है वो दोबारा से वो किए जाएं। तो ये जो केसेस इससे अफेक्ट हो रहे थे नैब तरमीम से, वो दोबारा से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो एहतसाब अदालतें हैं उनमें वो किए जाएंगे। तो ये इमरान खान हो गया या जो दूसरे वो हैं इसमें सियासी कायदीन, उनके केसेस के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन नवाज शरीफ जो है उनके केसेस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब आगे आने वाले दिनों में ये काजी फायज ईसा साहब इसके हवाले से क्या हुकूमत जो निगरान हुकूमत है ये वजारत कानून के तहत कोई इसके ऊपर अपनी रिव्यू वो करती है सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू की एप्लीकेशन या नहीं करती, फाइल करती है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत करेगी और फिर ये टेस्ट केस होगा काजी फायज ईसा साहब के लिए कि वो क्या इसके हवाले से कोई एक लार्जर बेंच बनाते हैं या नहीं बनाते, ये भी उनके लिए टेस्ट केस होगा। मुझे लगता है कि ये शायद आगे सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच तक ये मामला जाएगा। अब बात ज़रा कर लेते हैं कि ये जो 3 दिनों से मिस यूनिवर्स के हवाले से एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा था, जिसमें एक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो ये कहते हैं कि ये बेहयाई और बेशर्मी फैलाई जा रही है पाकिस्तान में, और ये किस तरह हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे दे। फिर ये जब दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने इस मामले को उठाया सोशल मीडिया के ऊपर कि ये पाकिस्तान की जो इस्लामी अक़दार हैं उसके मुनाफी है, और उसके साथ साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उठाया, और उसके साथ साथ फिर जेआई के जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी इस मामले को उठाया। तो उस पे जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन दी कि हुकूमत पाकिस्तान ने और ना ही हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे ने इस हवाले से कोई अप्रूवल दी है। और फिर उन्होंने ये बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने ये आईबी को अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप इसकी रिपोर्ट हम पेश करें कि ये कैसे हो गया है कि बगैर पाकिस्तान की हुकूमत की इजाज़त के ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही है मिस यूनिवर्स में। तो आईबी ने नेक्स्ट डे जो है वो इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजी है। उस रिपोर्ट जो मेरे पास भी है उसकी कॉपी, उसके मुताबिक ये जो मिस यूनिवर्स के लिए पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम जो जा रहा है वहाँ पे उसमें ये जो इसका जो अप्रूवल दी गई है, ये एक मिस यूनिवर्स जो है ये इसकी फ्रेंचाइजेस आगे वो करता है, और इसकी अप्रूवल कोई दुबई बेस्ड एक कंपनी है यूजीन, उसको दी गई है। और उस यूजीन ने ही ये जो सारा कंपटीशन का प्रोसेस था वो ऑर्गेनाइज कराया। उसमें इनिशियली जब इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी कि 24 to 27 ईयर्स तक की जो पाकिस्तानी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, तकरीबन 200 के करीब जो पाकिस्तानी यंग गर्ल्स थी या ख़वातीन हैं उन्होंने इसमें कंपटीशन के लिए ख़ुद को रजिस्टर कराया।
اس میں سے یہ جو کمپٹیشن کا پروسیس ہوتے ہوتے یہ تقریباً 6 شارٹ لسٹ کی گئی، جن کا وہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جو خبر آئی، 6 جو پاکستانی ماڈلز تھیں ان کا فوٹو شوٹ ہوا موریشس میں اور یا مالدیوز میں، اور پھر یہ جو ہے ان میں سے ایک کو جو ہے وہ فائنل سلیکٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی ووٹنگ کا پروسیس تھا۔ یہ تمام جو پروسیس تھا یہ ایک پرائیویٹ کمپنی یو اے ای بیسڈ ہے، اس میں نہ حکومت پاکستان کی طرف سے کسی سے اجازت لی گئی ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان سے کسی جو ہے کسی نے پوچھا ہے۔ تو یہ جو آئی بی کی بیسیکلی رپورٹ تھی، اس رپورٹ کی بیس کے اوپر اب وزیر اعظم صاحب نے فردر یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آپ یو اے ای گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کریں اور یہ معاملہ ٹیک اپ کریں وہاں پہ کہ ہماری جو حکومت پاکستان ہے اس کی نمائندگی جو کر رہے ہیں لیکن حکومت سے کسی نے اپروول ہی نہیں لی۔ اب یہ فورن آفس کو یہ احکامات جاری ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں فورن آفس اس کے اوپر کیا احکامات جاری کرتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو کنٹروورسی ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا یہ جو ڈالر کی پرائس ہے اس حوالے سے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ڈالر 332 یا 330 سے کم ہوتے ہوئے 298 پہ پہنچ چکا ہے جو اوپن مارکیٹ ہے۔ اس حوالے سے میڈیا کے اوپر خوب چرچا رہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے یہ جو ہے وہ ڈنڈا دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹوٹل جو ریلائنس ہے وہ امپورٹ کے اوپر ہے، آپ ایک ہوائی جہاز سے لے کے سوئی تک پاکستان خود نہیں بناتا، باہر سے خریدتے ہیں۔ جب آپ باہر سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے اس کی انٹرنیشنل جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہی ہے، تو آپ کو ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے خرچے ہوں جو پچھلے 2022 کا امپورٹ بل ہے ٹوٹل آپ کا وہ 80 ڈالر 80 ارب ڈالر ہے، اور آپ کی انکم جو ہے یہ جو زر مبادلہ کی اس میں صورت میں وہ ایک ہے آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور دوسری ہوتی ہیں آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں۔ ایکسپورٹ جو ہے آپ کی کوئی تقریباً 31 بلین ڈالر ہے، جبکہ جو ریمیٹنس تھی فورن وہ 27 بلین ڈالر ہے، یعنی ٹوٹل ملا کے 58 بلین ڈالرز آپ کی انکم ہے اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ 80 ارب ڈالر ہے۔ ہر سال آپ کو تقریباً 20-22 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہوتا ہے، یہ جو ٹریڈ جو ہے آپ کا اس کی صورت میں، تو وہ جب آپ پورا کرنا ہوتا ہے تو اس پہ آپ کے روپے کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے، اسی وجہ سے ڈالر مزید مضبوط سے مضبوط اور آپ کی جو روپے کی قیمت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر اب اپنی اصلی اوقات پہ آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے مصنوعی ہے۔ اس وقت تک جب آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی یا آپ کی ریمیٹنسز نہیں بڑھیں گی یا جو دیگر آپ کے کوئی فورن ایکسچینج کے حوالے سے انکم نہیں ہوگی، یہ ڈالر کی مجھے لگتا ہے کہ یہ فی الحال تو آپ کا کچھ نہ کچھ یہ اس طرح جگاڑ چل رہا ہے، لیکن یہ پرماننٹ طریقے پہ پرماننٹ طور پہ یہ جگاڑ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چلے گا اس طرح، ڈالر جو ہے وہ زیادہ دیر تک وہ اس کی ڈپریشیٹ ہوگا۔ اب اس میں اگر تھوڑا سا آپ کو کانٹیکسٹ بتاؤں کہ یہ جو ڈالر کی پرائس مارکیٹ کیوں ڈٹرمن کرتی ہے، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو جو ڈالر کی پرائس تھی پہلی دفعہ 1949 میں کم جو روپے کی قیمت تھی وہ کم ہوئی تھی ڈالر کے مقابلے میں، پھر 1955 میں ہوئی، پھر اس کے بعد 65 میں، 72 میں بھی جب پاکستان ٹوٹا اس کے بعد بھی ڈالر کی قیمت بڑھی اور روپے کی ویلیو کم ہوئی، یہ بڑھتے بڑھتے 1992 تک 25 روپے تک پہنچ گئی، یعنی ایک ڈالر 1992 میں 25 روپے کا ملتا تھا۔ اب یہ 92 تک تو جو جتنی بھی ڈالر کی پرائس ہوتی تھی اور روپے کی یہ ڈٹرمن کرتی تھی حکومت پاکستان، فکس جو ایکسچینج پالیسی تھی آپ کی پاکستان کی طرف سے، لیکن 92 میں پاکستان نے یہ جو فکس ایکسچینج پالیسی تھی اس کو تبدیل کر کے فلوٹنگ ایکسچینج پالیسی لگائی، یعنی مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ڈالر کی قیمت کتنی ہوگی۔ پہلے حکومت یہ ڈٹرمن کرتی تھی کہ روپے کی ویلیو کتنی رکھنی چاہیے اور کتنی ڈالر کی جو ویلیو ہونی چاہیے۔ تو جب 92 میں یہ آپ کی فلوٹنگ ایکسچینج پالیسی آئی تو اس کے بعد جو آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ گئے فرسٹ ٹائم تو آپ نے ان کو بھی یہی ظاہری بات ہے بتایا کہ ہماری جو ایکسچینج پالیسی ہے وہ فلوٹنگ ہے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس یہ اپنی بتا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔
जो आपकी एक्सचेंज पॉलिसी हो या जो दूसरी आप जो शराइत हैं वो आप एग्री करके आते हैं, फिर आप उनको नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो फिर आपका आईएमएफ के साथ मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। मुआहदा ख़त्म होगा तो फिर आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है जितनी भी होती है वो आपकी ज़्यादातर जो है बज़रिया समंदर ही आती है, या ये जो कंटेनर्स हैं ये सब की इंश्योरेंस करानी पड़ती है जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है। अब पाकिस्तान अगर आईएमएफ के एग्रीमेंट से बाहर निकल जाता है तो जो आपकी इंश्योरेंस की जो कीमत है वो जो आप इस टाइम पे कर रहे हैं उससे शायद डबल या ट्रिपल हो जाए। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी जो जितनी भी दरामदात होंगी या बरामदात आप भेजेंगे उसके ऊपर लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ेगी तो फिर आप चीज़ों की जो वैल्यू है वो मज़ीद उसकी महंगाई में इजाफ़ा हो जाएगा। तो इसलिए फिर एक और मैं आपको अगर इसकी रीज़न बताऊँ कि आप जितने भी कर्ज़े लेते हैं पाकिस्तान जितने दूसरे चाहे ममालिक से ले, अपने जो दोस्त ममालिक हैं, चाहे चाइना हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या दीगर कोई इस्लामी मुल्क हो, या उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बैंकों से आप लेते हैं, जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो जो पहला काम जब आप अप्लाई करते हैं वो जो आपको लेंडर होता है जो आपको कर्ज़ा देता है वो ये करता है, आईएमएफ को लिखता है, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेता है पाकिस्तान की। अब अगर आप पाकिस्तान के जो वायलेट करके एग्रीमेंट से बाहर चले जाएंगे तो आईएमएफ की आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी भी इदारे को नहीं मिलेगी, तो उससे आपकी जो एक क्रेडिट हिस्ट्री है या जो आपका ओवरऑल जो एक फाइनेंशियल वो है उसमें आप अपनी वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देंगे। तो गोया ये एक ऐसा घुन चक्कर है कि पाकिस्तान अब इससे पता नहीं कब बाहर आएगा, और ये हम बगैर जंजीरों के जो है वो आईएमएफ की उसमें जकड़े जा चुके हैं। अब आईएमएफ की आप जो मुआहदे हैं उनसे ना बाहर निकल सकते हैं और ना ही कोई वायलेशन कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल पे हर उस पे आईएमएफ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वैलिडेशन के लिए हो या जो भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए हो। तो इस अगर ये इन तमाम हालात को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉलर की कीमत है शायद ये मसनूई लग रही है मुझे, और इसका हल एक ही है, आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, आप अपनी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको जो है मज़ीद वो एक बेहतर से बेहतर बनाएं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, तो तभी हम पाकिस्तान जो है ये इस जंगल से बाहर निकल सकता है। अदरवाइज़ मुश्किल लग रहा है कि ये चाहे वाह वाह कुछ दिनों के लिए तो हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होगी ये जब तभी हो सकती है जब आपकी अपनी जो पॉलिसीज़ बेहतर होंगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।